My dear student, welcome to Alchemist Coaching Academy. My name is Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है फ्लेम टेस्ट। तो इस चैप्टर में हम फ्लेम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं जब हम उनको फ्लेम के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो कौन से कलर देते हैं, और लास्ट में हम इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं कि किस तरह हम फ्लेम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है? ये फ्लेम टेस्ट में असल में हम फ्लेम लेते हैं, हम फ्लेम लेते हैं और इस फ्लेम की मदद से हम डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो असल में हम फ्लेम टेस्ट को फ्लेम की मदद से करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड कौन से है। मतलब ये कि हमारे पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स या वी कैन से साल्ट्स। हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं, मेनली हम साल्ट्स लेते हैं और उनमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब टाइप ऑफ एलिमेंट देखते हैं, ना कि क्वांटिटी। हम अमाउंट नहीं देखते, हम टाइप देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है फला कंपाउंड में। तो उस कंपाउंड को हम फ्लेम के साथ कांटेक्ट में लाते हैं और वो कंपाउंड हमें फिर एक खास कलर देते हैं। फिर हमें पता है कि किस एलिमेंट की हमारे पास कौन सी कलर होती है जब वो फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आती है। जब वो एक खास कलर दे देती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये एक खास एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो इसको हम असल में कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। ईच एलिमेंट गिव इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हर एक एलिमेंट जब फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी एक खास कलर दे देता है, अपनी खुसूसियत वाला कलर देता है जो उसके साथ सिर्फ खास हो। नॉन लुमिनस फ्लेम इज यूज्ड। अब जो फ्लेम यूज होगा, हम जो फ्लेम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड को हीट अप करने के लिए, कंपाउंड को एनर्जी देने के लिए, वो हमारे पास नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। नॉन लुमिनस फ्लेम असल में वो फ्लेम होगा जिसका कलर हमारे पास ब्लू हो, ब्लू। ये असल में हमारे पास एक ब्लू फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम। और ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ये ऑब्जर्वेशन के लिए एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर देता है और इस की मौजूदगी में, नॉन लुमिनस फ्लेम की मौजूदगी में हम आसानी से जो है ना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हमें आसानी से जो है ना दूसरे कलर मिल सकते हैं। तो नॉन लुमिनस फ्लेम का मतलब ये है कि एक प्योर कलर, एक प्योर फ्लेम हमने जो है ना इस्तेमाल करना होता है वहां पे, ताकि हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट भी हो और उसमें ऑब्जर्वेशन की भी आसानी हो, ताकि हम देख सके कि कौन से कंपाउंड में कौन से एलिमेंट कौन सा कलर दे रहे हैं। तो इस वजह से नॉन लुमिनस फ्लेम इज यूज्ड टू हीट द सब्सटेंस। हम नॉन लुमिनस फ्लेम लेते हैं। ओल्ड मेथड, असल में हमारे पास ये जो फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट ये हमारे पास एक पुराना मेथड है जिसकी मदद से हम पूरे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड है उनमें जो मौजूद एलिमेंट है उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ खास हद तक ये हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि इसके जरिए से हम कुछ मेटल्स के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, मेटल्स के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेटल है, क्योंकि मुख्तलिफ मेटल हमारे पास मुख्तलिफ कलर देते हैं फ्लेम के कांटेक्ट में आने से। लेकिन हमारे पास इसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, कि वो हमारे पास कुछ कलर शो नहीं करते। इसी तरह अगर हम सेकंड ए ग्रुप की तरफ देखें तो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम भी हमारे पास कलर शो नहीं करते, तो उसका भी हम फ्लेम टेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम देख लें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए भी हम फ्लेम टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कि ये एक अर्ली एजेस में एक टेस्ट होता था जिसमें जो है ना आम जो मशहूर सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह हमारे पास सीजियम, रुबीडियम, ये जो मखसूस एलिमेंट्स थे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता था और उनको मालूम किया जाता था उनके कलर से, वो हमारे पास असल में फ्लेम टेस्ट था। तो ये एक पुराना तरीका था। तो उस ओल्ड मेथड या फ्लेम टेस्ट को आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक मॉडर्न कंसेप्ट पे हम करते हैं, उसको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम करते हैं और उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिमॉन्स्ट्रेशन।
मतलब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आजकल कर रहे हैं और जिसकी मदद से हम टाइप ऑफ एलिमेंट हम जानते हैं और एनालिसिस करते हैं उनकी, तो असल में ये उन्हीं हमारे पास फ्लेम टेस्ट का एक मॉडर्न शेप है, एक मॉडर्न रूप है असल में उसका। अच्छा, तो ये था हमारे पास फ्लेम टेस्ट, जिसमें हम किसी कंपाउंड को हीट अप करते हैं फ्लेम की मदद से, और वो जब उस कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट हो, वो जब हीट अप हो जाए तो वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, और उन्हीं कलर की बुनियाद पे हम जानते हैं कि इनमें इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद होगा, जो कि हमारे पास फ्लेम टेस्ट कहलाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि ये फ्लेम टेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे हम इसको लागू कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्लास इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम इसको हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें मुख्तलिफ एलिमेंट को जानने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल आइडेंटिफिकेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, हमारे पास इसमें लिथियम है, कौन सा मिनरल इसमें मौजूद है। इसी तरह ये फायरवर्क्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है। फायरवर्क्स इंडस्ट्री, फायरवर्क्स जो हमारे पास आतिशबाजी लोग करते हैं शादी ब्याह के मौके पर, ये जो पटाखे फूटते हैं, ये जो हमारे पास आतिशबाजी करते हैं, तो उन आतिशबाजियों में हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स के जो है ना हमारे पास पटाखे फूटते हैं ये लोग। तो ये मुख्तलिफ कलर हमारे पास, डिफरेंट मिनरल्स उनमें इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्शियम होता है, हमारे पास सीजियम होता है, रुबीडियम होता है। तो ये डिफरेंट मिनरल्स और मेटल हमारे पास उनमें इस्तेमाल होकर डिफरेंट कलर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये फायरवर्क्स इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल है। फिर हमारे पास हिस्ट्री, हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये फ्लेम टेस्ट हमारे पास किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व डिफरेंट मिनरल गिव्स डिफरेंट कलर फ्लेम। तो साइंसदानों ने पहले नोट किया कि अगर हम देखते हैं ना कि डिफरेंट कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड को हीट करने से हमारे पास डिफरेंट कलर मिलता है। तो ये फिर उन्होंने बाद में रियलाइज कर लिया कि जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं इनमें एलिमेंट डिफरेंट होती है, और डिफरेंट एलिमेंट की हीट अप होने से हमारे पास कलर भी उनका एक खास और यूनिक कलर उनसे रिलीज होता है। फिर लेट्स टू डिस्कवरी ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम। इन्हीं फ्लेम टेस्ट की मदद से हमने जो है ना रुबीडियम और सीजियम जो है ना ये डिस्कवर किया हुआ है, और हमें पता चला है कि हमारे पास ये जो रुबीडियम और सीजियम है इनके कलर पोटेशियम और सोडियम और लिथियम की तरह नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास इनको एक अलग और नए मेटल की रूप में हमने जाना है इन्हीं फ्लेम टेस्ट की मदद से। अब जो है ना हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक इमिशन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आजकल के दौर में जो इस्तेमाल होता है, ये फ्लेम टेस्ट लिमिटेड था। इस वजह से हमने जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से इस फ्लेम टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है इन द शेप ऑफ मॉडर्न एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉडर्न एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम सैंपल रखते हैं एक मशीन में, और उस मशीन पे हम जो है ना बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशंस करते हैं या हम उनको करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट पे मुश्तमिल है। तो इसको कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, ये तो एक ब्रीफ डिस्कशन था फ्लेम टेस्ट के हवाले से। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह बोहर ने कहा था, बोहर के मॉडल में एक पोस्टुलेट था जिसमें बोहर ने कहा था कि जब हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास शेल्स मौजूद होते हैं, शेल्स। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये और ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वैलेंस शेल है, ये इनर शेल है और ये वैलेंस शेल है। जब भी किसी भी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिलता है कि वो एनर्जी गेन कर ले, एनर्जी, तो ये एनर्जी गेन करने से अगर ये 2s में हो, 2s, यहाँ पे 2s है, तो इसी शेल में हमारे पास 2p भी है, 2p, जिसकी एनर्जी हमारे पास 2s की एनर्जी ज्यादा कम है बनिस्बत 2p की एनर्जी से। तो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक खास एनर्जी होती है 2s में। जैसे ही ये बाहर से कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये 2s से जंप करके हमारे पास 2p में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, तो ये एक्साइटेशन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2p में आना, 2s इलेक्ट्रॉन का 2p में आना बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन। और इस एटम का या इस इलेक्ट्रॉन का ये जो स्टेट होगा जिसमें एक एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो बोहर ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर स्टेट से
2s से मिसाल के तौर पे जंप लगा के हमारे पास हाई स्टेट में चला जाता है, या अगर यहाँ पे एक दूसरा शेल हो तो इस शेल से दूसरे शेल तक चला जाता है, जिसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। और वहां पे हमारे पास 10⁻⁸ सेकंड के दौरानिए के लिए, लम्हे के लिए ये रुक जाता है। बहुत कम ड्यूरेशन है ये, वहां पे रुक के फिर हमारे पास अनस्टेबल ये होता है और दोबारा री जंप हो जाता है। यहाँ पे मतलब जंपिंग इनटू हाई शेल या हाई सबशेल, then it takes time of 10⁻⁸ second and then re-jump or return to its original state, ground state 2s, which is also known as de-excitation। तो इसको फिर हम नाम देंगे de-excitation। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट, और फिर जब ये 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहां पे रुक जाता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए दोबारा अपनी जगह पे आता है। जैसे ही वो अपनी जगह पे आ जाता है तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की हुई होती है पहले, वो एनर्जी ये रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसको हम कहते हैं एच न्यू, या वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारे पास रेडिएशन की शक्ल में ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस, यही फिनोमेना हमारे पास फ्लेम टेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि फ्लेम टेस्ट में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जेटिक सबशेल से हायर एनर्जेटिक सबशेल या शेल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो खुद रिकन्वर्ट हो जाके हमारे पास एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और वो एनर्जी एक खास वेवलेंथ की होती है। वेवलेंथ कुछ और चीज नहीं होती, बल्कि हमारे पास एक खास कलर दे देता है, जिस वजह से हम उस कलर से किसी भी खास एलिमेंट को जानने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, एक सीक्वेंस लिया है मैंने। हमारे पास मेटल साल्ट्स होते हैं, मेटल साल्ट। अगर हम इनको फ्लेम के साथ कांटेक्ट में लाए और उनको हीट दे दे, तो ये हमारे पास वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपराइज्ड फॉर्म मतलब ये गैसियस फॉर्म में एक दूसरे से अलग होकर हमारे पास वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे पास एटम अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और हमारे पास उसमें जब एटम होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिल जाती है तो हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये वही बोर का हमारे पास पोस्टुलेट है। तो जब भी हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और वहां पे स्टे कर लेता है। जैसे ही हमारे पास 10⁻⁸ सेकंड गुजर जाते हैं, बहुत कलील दौरानिया है, बहुत कम दौरानिया है, तो इस दौरानी के गुजरने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिर डी एक्साइटेशन कर लेता है, दोबारा अपनी जगह को वापस आना। तो जैसे ही हमारे पास डी एक्साइटेशन होता है तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी को दोबारा रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब ये जो फोटोन होगा ये हमारे पास असल में एक क्वांटा है या पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, या वी कैन से रेडिएशन ऑफ एनर्जी। तो इस फोटोन की हमारे पास अपनी एक एनर्जी होगी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी एक वेवलेंथ होगी, और हमें पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट एनर्जी वाले रेडिएशन, डिफरेंट एनर्जी वाले रेडिएशन हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ देते हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स देते हैं। हम ये जो दुनिया में रंगीनियां देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स हम देख रहे हैं, ये कलर सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस की वजह से है। यहाँ हमारे पास लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा, ये सिंबल है वेवलेंथ का, वेवलेंथ। और वेवलेंथ तो जानते हो आप लोग। लेट सपोज ये एक वेव है ये, तो लेट सपोज मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूं, तो इस तरह इस वेव में जाते हुए तब तक आपने जाना है जहां तक आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक सेम पॉइंट ना मिल जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो मुझे एक ये जो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसी तरह बिल्कुल हमारे सामने एक नया पॉइंट, एक दूसरा भी आ चुका है। तो यहां तक मतलब ये जिसमें एक क्रेस्ट मौजूद है, सॉरी ट्रफ मौजूद है, और हमारे पास हाफ और हाफ, ये क्रेस्ट हो गया, जिसमें हमारे पास एक क्रेस्ट हो और एक ट्रफ हो। तो इन दोनों के मिलाप से हमारे पास एक वेवलेंथ बनती है। तो वेवलेंथ
डिफाइन करती है किसी भी सब्सटेंस के कलर को। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी खास वेवलेंथ होती है और उस खास वेवलेंथ की अपनी एक खास कलर होती है। तो डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट एनर्जी रिलीज करते हैं। डिफरेंट एनर्जी रिलीज करने की वजह से हमारे पास उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और उनकी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट की हमारे पास डिफरेंट कलर शो होंगे। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हम फ्लेम टेस्ट कर लेते हैं कि इस वजह से हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट इस खास कंपाउंड में हमारे पास मौजूद है। एच न्यू, इसको कहते हैं न्यू। न्यू ये असल में फ्रीक्वेंसी को बता रहा है और एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इससे मिलकर हमारे पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी बनती है। एवरी एटम हैज डिफरेंट एनर्जी, रेडिएशन, डिफरेंट वेवलेंथ या कलर, लेकिन जो फ्लेम टेस्ट है वो इन सारे रेडिएशन और वेवलेंथ के साथ रिलेट नहीं हो सकता। फ्लेम टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उन वेवलेंथ के लिए हमारे पास रिजल्ट देगा जिन रेडिएशन की हमारे पास लगभग 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ हो। तो उन रेडिएशन की हमारे पास फ्लेम टेस्ट हो सकती है जिन रेडिएशन की हमारे पास वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक हो। और 390 से लेके 750 या हम समटाइम कह सकते हैं 800 और इसको समटाइम हम 350 तक भी ला सकते हैं। तो अगर इस रेंज में हमारे पास वेवलेंथ हो तो ये रेंज हमारे पास विजिबल लाइट बनाता है, विजिबल लाइट। तो इस विजिबल लाइट में हमारे पास फिर 7 कलर आ जाते हैं, 7 कलर। और वो 7 कलर हमारे पास है विब ग्योर, विब ग्योर, जिससे हमारे पास बनता है वायलेट और इंडिगो। फिर हमारे पास है ब्लू, फिर हमारे पास है ग्रीन, फिर हमारे पास है येलो, फिर ऑरेंज और लास्ट में हमारे पास है रेड। मतलब ये कि वायलेट सबसे लार्जेस्ट हमारे पास वो है क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट हमारे पास इसकी वेवलेंथ है और रेड की हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ है। इस वजह से हमारे पास रेड लेस एनर्जेटिक और वायलेट हमारे पास हाई एनर्जेटिक। अगर वायलेट से ऊपर हो तो इसको हम कहते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से परे, वायलेट से ऊपर। और अगर रेड से कम हो तो इसको हम कहते हैं आई आर, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मीन रेड से कम। तो इस वजह से हम जो फ्लेम टेस्ट होगा वो सिर्फ विजिबल कलर का लेंगे। तो अब आते हैं मिसाल की तरफ। फर्स्ट ए ग्रुप को एज एन एग्जांपल लेते हैं कि इसके अगर हम फ्लेम टेस्ट कर ले तो किस तरह हमें ये कलर दे सकता है। अगर हम लिथियम को देख ले, लिथियम को, तो लिथियम के हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2s से, जब हम उनको हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चले जाएंगे। 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहां पे रुक जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन 2p से दोबारा हमारे पास 2s में चले जाएंगे। लेकिन जितनी एनर्जी इसने फ्लेम से एब्जॉर्ब की हुई होती है, दोबारा री जंपिंग में या डी एक्साइटेशन, इसको कहते हैं एक्साइटेशन, इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन में हमारे पास ये एक खास वेवलेंथ रिलीज कर लेता है, खास एनर्जी रिलीज कर लेता है रेडिएशन। और उस रेडिएशन की हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो 760.8 नैनोमीटर की होगी। जहां पे भी किसी भी एनर्जी की या किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ अगर 670.8 नैनोमीटर हो, वो क्रिम्सन रेड के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं दे सकती। इस वजह से हमारे पास लिथियम की जो हमारे पास कलर होगी वो क्रिम्सन रेड होगी। फिर हमारे पास सोडियम की 3s इलेक्ट्रॉन को अगर हम हीट दे तो वो 3p में एक्साइट हो जाता है। फिर हमारे पास 3p से डी एक्साइटेशन शो करके एनर्जी रिलीज करके 589 से लेके 589.6 नैनोमीटर तक हमारे पास इसकी वेवलेंथ हो सकती है उस रेडिएशन की, जिसकी वजह से हमारे पास जो कलर बनेगा वो हमारे पास गोल्डन येलो कलर हमारे पास सोडियम देगा। ये हमारे पास एक शार्प कलर होता है, शार्प, और इसको डोमिनेंट कलर भी कहते हैं, डोमिनेंट, डोमिनेंट कलर। फिर हमारे पास पोटेशियम की 4s से 4p में एक्साइटेशन और दोबारा डी एक्साइटेशन हो जाती है। 766 से लेके 770 नैनोमीटर तक इसकी हमारे पास वेवलेंथ होती है और इसकी हमारे पास लिलिक कलर होती है, लिलिक या लिलिक इसको कहते हैं। और लिलिक के लिए हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं पेल वायलेट, जिसमें हम कह सकते हैं एक लाइट कलर की वायलेट इसमें कलर हो सकती है इसमें। फिर है हमारे पास रुबीडियम
5s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 5p और 5p से दोबारा हमारे पास 5s से डी एक्साइटेशन हो जाती है। जैसे ही डी एक्साइटेशन, जो नीचे वाला प्रोसेस है ना, ये असल में एनर्जी रिलीज करता है। ये नीचे वाला प्रोसेस डी एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज कर लेता है यहाँ पे, और हमारे पास वो रेडिएशन कलरफुल रेडिएशन होगा अगर विजिबल रेंज में मौजूद हुआ तो 780 से 795 नैनोमीटर रुबीडियम की वेवलेंथ होगी। इसको हम कहते हैं रेड वायलेट कलर, इसकी रेड वायलेट कलर होगी। सीजियम 6s से 6p तक हमारे पास एक्साइटेशन शो करता है, फिर 6p से दोबारा 6s तक डी एक्साइटेशन करके हमारे पास एनर्जी रिलीज कर लेता है। 852 से लेके 894 नैनोमीटर तक इसकी हमारे पास वेवलेंथ हो सकती है, जो कि हम ब्लू वायलेट कलर उसको कह सकते हैं। ये दोनों हमारे पास डिम कलर हो सकते हैं, डिम। इनकी हमारे पास जो कलर होती है या जो हमारे पास इनकी रेडिएशन होती है वो इतनी शार्प नहीं होती जितनी हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की शार्प होती है। इनकी हमारे पास जो कलर होती है वो थोड़ी डिम टाइप होती है। अच्छा, अब आते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की तरफ, सेकंड ए ग्रुप की तरफ। तो सेकंड ए ग्रुप में अगर हम देख लें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर हम आम ऑर्डिनरी फ्लेम में उसको कांटेक्ट में लाए तो हमारे पास वो कलर शो नहीं करेंगे। ये इस वजह से कलर शो नहीं करते क्योंकि ऑर्डिनरी जो फ्लेम होता है उसमें हीट की मिकदार बहुत कम होती है, तो इनकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी वो हाई होती है। जब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है तो इसके लिए एक्साइटेशन करना मुश्किल हो जाता है फ्लेम के लिए, जिस वजह से हमारे पास एक्साइटेशन नहीं होगा, डी एक्साइटेशन नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास कोई एनर्जी या रेडिएशन रिलीज नहीं होगी और उनकी कोई खास कलर भी हमारे पास नहीं होगी। इस वजह से इसको हम फिर देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। कैल्शियम अगर हम देख ले तो ये हमारे पास डी एक्साइटेशन की मदद से 622 नैनोमीटर रेडिएशन वाली वेवलेंथ रिलीज करता है, वेवलेंथ वाली रेडिएशन रिलीज करता है, और इसका कलर हमारे पास होगा ब्रिक रेड कलर। और ये असल में फोकस किया जाता है जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और जो हमारे पास मुख्तलिफ एमसीक्यू होते हैं, इसको ज्यादातर फोकस किया जाता है कि हमारे पास जब कैल्शियम को फ्लेम टेस्ट में हम चेक करना चाहे तो वो कौन सा कलर देता है, तो असल में ये ब्रिक रेड कलर देता है। इस तरह स्ट्रॉन्शियम हमारे पास क्रिम्सन रेड कलर देता है और इसकी वेवलेंथ हमारे पास 606 से लेके 650 तक हमारे पास इसकी रेंज हो सकती है। अच्छा, स्ट्रॉन्शियम 606 से लेके 650 तक इसकी रेंज है। इस वजह से हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम और स्ट्रॉन्शियम की हमारे पास जो वेवलेंथ है उसकी डिफरेंस काफी कम है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये भी क्रिम्सन रेड है और ये भी क्रिम्सन रेड है। तो स्ट्रॉन्शियम को हम फायरवर्क्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेड कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह बेरियम को अगर हम देख ले, एप्पल ग्रीन कलर देता है हमें, 524 से लेके 530 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है वेवलेंथ की, और हमारे पास ये भी फायरवर्क्स में इस्तेमाल होता है, एप्पल ग्रीन फायरवर्क्स कलर फॉर्मेशन के लिए। कॉपर हमारे पास अगर देख ले हम तो Cu+1 और Cu+2 की जो आयन होते हैं ये हमारे पास ब्लूइश कलर देते हैं किसी भी कंपाउंड में, और ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ब्लूइश कलर देते हैं और ये हमारे पास 510 से लेके 520 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, और ये हमारे पास कॉपर कंपाउंड में बहुत है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं नीला तोता। इसके कलर को अगर आप लोग देख लेना तो जिस तरह ये आप लोगों को नजर आ रहा है बिल्कुल ब्लू होता है, लेकिन डार्किश ब्लू होता है जिसमें ग्रीनिश कलर भी आती है। इसको कहते हैं नीला तोता या कॉपर सल्फेट, इसको इस कलर की वजह से कहते हैं नीला तोता। तो तोता तो हमारे पास सब्ज होता है लेकिन इसमें थोड़ी नीली कलर भी होती है, इस वजह से इसको कहते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ कॉपर आयंस। प्लम्बम +2 हमारे पास ब्लूइश व्हाइट कलर देता है, और हमारे पास जो थेलियम है ये हमारे पास +1 के आयन की फॉर्म में हमारे पास ब्राइट ग्रीन कलर देता है। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट की या डिफरेंट आयंस की या डिफरेंट हमारे पास जो आयनिक रेडिकल्स है उनकी हमारे पास फ्लेम टेस्ट में मुख्तलिफ जो कलर देते हैं, इनकी मालूमात और इनकी प्रिंसिपल के बारे में हमने जान लिया है। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कंडक्ट किस तरह करते हैं, इनके लिए अपरेटस कौन से इस्तेमाल होते हैं और इनका प्रोसीजर किस तरह होता है। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जो हमारे पास नॉन लुमिनस फ्लेम होता है,
ये असल में ब्लू कलर इसका होता है। हम फ्लेम जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉन लुमिनस इस्तेमाल करते हैं और उसका कलर अक्सर हम ब्लू कलर की फॉर्म में या ब्लू शक्ल की रूप में देखते हैं। असल में उसका कुछ खास कलर नहीं होता, लेकिन जिस फ्यूल से वो बनता है, जिस फ्यूल से वो जलता है, उसके जलने से हमारे पास उसका ब्लू कलर बन जाता है। अदरवाइज ये हमारे पास एक नॉन लिमिनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये हमारे पास मोर इंटेंस फ्लेम होता है। क्लीन बैकग्राउंड फॉर ऑब्जर्वेशन ये हमें प्रोवाइड करता है कि ऑब्जर्वेशन हमारे लिए आसान हो। अच्छा, फिर है हमारे पास यहाँ पे सोडियम येलो फ्लेम जो होता है, ये हमारे पास 589 नैनोमीटर इसकी हमारे पास वेवलेंथ होती है इसके रेडिएशन की। और ये जो 589 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, ये काफी सेंसिटिव है हमारे ह्यूमन आईज के लिए। ह्यूमन आईज ऐसे डिफरेंट कलर्स है जो कि वो कलर ह्यूमन आई के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं। उनमें हमारे पास एक 589 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ भी है, और ये 589 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ असल में येलो कलर पैदा कर देती है, प्रोड्यूस कर लेती है। तो इस वजह से हमारे पास जो सोडियम की येलो कलर होती है वो ह्यूमन की आईज काफी आसानी से इसको ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि आईज सेंसिटिव है इसके लिए। और ये हमारे पास एक डोमिनेंट कलर है और अदर कलर्स, इस वजह से हमारे पास ये सेंसिटिव है ह्यूमन आईज सोडियम कलर के लिए। जब डिफरेंट कलर बन रहे होते हैं और वहां पे हमारे पास सोडियम का कलर भी बन रहा होता है येलो, बाज बुक्स में इसके लिए गोल्डन येलो भी लिखा गया है, गोल्डन येलो। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देख ले जनरली तो ये येलो है। तो डिफरेंट कलर में अगर येलो कलर बन रहा हो तो वहां पे हम येलो कलर हमारी आंखें उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। इस वजह से सोडियम जो है ना डोमिनेट हो जाता है दूसरे कलर्स पे और वो उसको मास्क कर लेता है, शेड कर लेता है। फर्स्ट ए जो है हमारे पास ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, मतलब इनके आउटर मोशन में इसके सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिटल में। इस वजह से हमारे पास इसको निकाल पाना आसानी से हम कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं उसको, डी एक्साइटेशन आसानी से होती है। इस वजह से जो रेडिएशन रिलीज होगी इनसे, इनकी हमारे पास जो कलर होगी वो हमारे पास ब्राइट फ्लेम या ब्राइट कलर होगी, ब्राइट हमें ये रोशनी देंगे, वाज़ेह कलर इनका होगा। लेकिन जो सेकंड ए है, इनके हमारे पास सेकंड NS2 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी हमारे पास जो S होती है वो फुल फिल्ड होती है। इस वजह से फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल स्टेट होता है और इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। इस वजह से मुश्किल से जब हम इन इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो होगा तो हमारे पास लिटिल ब्राइट होगा, वो हमारे पास ज्यादा ब्राइट नहीं होगा जितना हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की हमारे पास जो कलर हमें दे देते। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास वेरिएबल वैलेंसीज इस्तेमाल होती है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन कभी एक एक्साइट हो जाता है, कभी दो एक्साइट हो जाते हैं। मतलब कॉपर में अगर हम देखें तो कभी Cu+1 की शक्ल में एक्साइटेशन शो करता है या कभी Cu+2 की शक्ल में एक्साइटेशन शो कर सकता है। इस वजह से हमारे पास एक ही एटम में डिफरेंट वैलेंसीज, डिफरेंट एक्साइटेशन टाइप ऑफ एक्साइटेशन होता है और डी एक्साइटेशन। इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट कलर आपस में मिलकर एक डिफ्यूज हमारे पास कलर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम जो कलर देखते हैं वो प्योर कलर नहीं होते, फिक्स कलर नहीं होते, काफी डिफ्यूज कलर होते हैं। इसी तरह कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, कुछ मेटल्स जो कि बिल्कुल कलर ही नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले ऑर्डिनरी, जो अगर हम फ्लेम टेस्ट कर ले, आम फ्लेम टेस्ट, तो इसमें हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, नो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन इन देयर वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो द फ्लेम टेस्ट, या वी कैन से दे डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ कलर टू आइडेंटिफाई देम इन अ फ्लेम टेस्ट। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह हम फ्लेम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपरेटस को जान लें। तो अपरेटस या औजार में सबसे पहले जरूरी है, औजार में बंसन बर्नर, जो कि फ्लेम सोर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटिनम वायर हम लेंगे, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर हम इसलिए लेंगे कि जो साल्ट होता है तो साल्ट को हम प्लेटिनम वायर के ऊपर डिपॉजिट करेंगे और उस प्लेटिनम वायर को हम फिर फ्लेम के साथ कांटेक्ट में लाएंगे। लेकिन प्लेटिनम हमारे साथ थोड़ा सा प्रीशियस है, एक्सपेंसिव भी है, इस वजह से इसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम हमारे पास एक एलॉय है, निकल और क्रोमियम मेटल्स की मिलाप से हमारे पास ये बनता है। जब हमारे पास दो मेटल फिजिकली कंबाइन हो जाए होमोजीनियस तरीके से और उनमें से हर एक मेटल की अपनी कंपोजिशन हो, अपनी मिकदार हो, तो नतीजे में हमारे पास जो
सोल्यूशन बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, उसको हम कहते हैं एलॉय, और ये मेटल से मिलकर बनता है। तो इसमें निकल की हमारे पास जो कंपोजिशन होगी वो 80% होगी, और क्रोम की हमारे पास इसमें कंपोजिशन 20% होगी। बाज औकात डिफरेंट टाइप ऑफ नाइक्रोम हम जब बनाते हैं तो इसमें आयरन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल हम मेनली फोकस करते हैं निकल और क्रोमियम पे। तो नाइक्रोम निकल क्रोमियम एलॉय होता है, और इसको हम फ्लेम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक मेटल एलॉय होता है, और इसको हम फिर पाउडर फॉर्म जो साल्ट होता है उसमें डबोते हैं, और उस साल्ट को हम फिर उस नाइक्रोम के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, और उसको फिर हीट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। जब हीट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो ये इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, काफी हाई है। इस वजह से जो हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है वो इसके मेल्ट होने से पहले हो जाता है, और हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो हमने नाइक्रोम लेना होगा, साथ में हमने कंसंट्रेटेड HCl लेना होगा। कंसंट्रेटेड HCl क्या करता है, जो हमारे पास साल्ट होते हैं, साल्ट, इसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लोराइड में। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि हमारे पास जो कंडेंस्ड फॉर्म इसका होता है, या जो हमारे पास इनका जो क्लस्टर फॉर्म होता है, उन क्लस्टर फॉर्म को रिलीज करके या हटाकर वेपोराइज्ड फॉर्म में HCl उन कंपाउंड को कन्वर्ट कर लेता है, और वेपोराइज्ड फॉर्म को थोड़ा सा हीट देने से भी हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस आसान हो जाता है। मतलब ये कि HCl यहाँ पे एक कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, कि बिल्कुल उसी तरह तो नहीं जिस तरह हम कैटालिस्ट की एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन HCl असल में बूस्ट कर देता है फ्लेम टेस्ट को, कि जल्दी हमें जो है ना वो कलर मिल सके। मिसाल के तौर पे अगर NaNO3 है, नाइट्रेट की हमारे पास, सोडियम की हमारे पास वो है साल्ट है, इसको अगर हम HCl के साथ मिला ले तो पहले ये NaCl बना लेता है और HNO3 बना लेता है, फिर NaCl को हम फ्लेम टेस्ट करा देते हैं, फ्लेम टेस्ट। फिर NaCl से हमारे पास यहाँ पे Na की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, Na की आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, नॉन मेटल की, नॉन मेटल, क्या हम नॉन मेटल को फ्लेम टेस्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट ये मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ओनली फॉर मेटल्स। ये मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, कम हीट से जो है ना ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी फ्लेम टेस्ट के जरिए से हम इसको एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इनका कर सकते हैं। नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेंगे। फिर हम जो साल्ट हम यूज करना चाह रहे हैं, और उसमें जो हम मेटल इस्तेमाल मेटल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा मेटल इसमें होगा, तो उस साल्ट को लेंगे, इसको कहते हैं सैंपल साल्ट। तो वो ड्राई होना चाहिए, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, मिक्सचर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हमारे पास वो वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब ये है कि इनकी हमारे पास वेपर प्रेशर हाई होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, या वी कैन से उसकी सब्लिमेशन आसानी से होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास सोडियम की ट्रेसेस नहीं होनी चाहिए, या बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि सोडियम की जो ट्रेसेस होंगे किसी भी मिनरल में, किसी भी कंपाउंड में, तो वो हमारे पास फिर ब्राइट फ्लेम पैदा कर देता है, और जो हमारे पास ह्यूमन आईज है वो सेंसिटिव है, तो ये सोडियम फिर इनके ट्रेसेस जो फ्लेम टेस्ट में अपनी कलर देंगे, तो वो दूसरे मेन कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके कलर पे डोमिनेट होकर हमारे पास रिजल्ट में खलल पैदा कर सकते हैं, इसको बिगाड़ सकते हैं। और इसके लिए हम लेते हैं कोबाल्ट ब्लू ग्लास। कोबाल्ट ब्लू ग्लास क्या कर देता है, मतलब थोड़े बहुत हमारे पास सोडियम के ट्रेसेस होंगे, क्योंकि सोडियम हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड में हमारे पास ट्रेस के अमाउंट में होता है, तो जो सोडियम हमारे पास फ्लेम पैदा करेगा, येलो फ्लेम, उसको रिड्यूस करने के लिए, इनकी जो वेवलेंथ होती है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, कम करने के लिए, और दूसरे मेटल के कलर को शो करने के लिए हमारे पास कोबाल्ट ब्लू ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेम टेस्ट में। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में मैं डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले आपने जो नाइक्रोम हमने लिया था, नाइक्रोम ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। जो नाइक्रोम हमने लिया था उसको आपने HCl में डबोना होगा, HCl में आपने डिप करना होगा इसको। जब नाइक्रोम आप HCl में डिप करोगे तो इस नाइक्रोम को लेके आपने इसको बंसन बर्नर या फ्लेम के ऊपर रखना होगा। जैसे ही आप इसको फ्लेम के ऊपर रखोगे तो हमारे पास तब तक इसको आपने हीट अप करना है जब तक ये पूरा का पूरा ड्राई ना हो जाए,
खुश्क ना हो जाए। जो HCl होगा वो हमारे पास उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे कोई कलर शो करना बंद कर देगा। तो जैसे ही हमारे पास ये विट हो जाए, कलर शो करना बंद कर दे, तो फिर हम इसको उठा के HCl में डबो देंगे। HCl में, ये मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूं, इसको यहां से लेके फिर हम HCl में डबो देंगे, डिप कर देंगे और HCl से लेके हमारे पास फिर विट होगा, फिर इसको हम साल्ट में जो है ना डिप कर देंगे, साल्ट में। तो फिर जो गीलापन होगा HCl का, उसके साथ हमारे पास ये साल्ट अटैच होकर रिएक्शन कर देंगे, जिसमें हमारे पास वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको फिर लेके आपने नीचे फिर दोबारा फ्लेम के साथ इसको कांटेक्ट मिलाना होगा, फिर इसको हीट करके हमारे पास क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे या वेपराइज्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ये साल्ट। फिर उसमें हमारे पास मेटल होंगे और मेटल के इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइट और डी एक्साइट होगी, हमारे पास डिफरेंट कलर देंगे। तो अगर एक एलिमेंट की हमारे पास ग्रीन कलर हुई, ग्रीन, तो हमारे पास ये एक्स एलिमेंट होगा उसमें। अगर हमारे पास रेड कलर हुई उसकी, तो हमारे पास ये वाई एलिमेंट होगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे हमने इस पे काफी बात की है इससे पहले भी। और अगर एक एलिमेंट है उसका हम ब्लैक कलर देख रहे हैं, तो उसकी हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो ब्लैक वाली होगी, डिफरेंट एलिमेंट होगा वो। अगर हमारे पास कलर जो मिल रहा है वो ब्लू होगा, ब्लू, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अलग एलिमेंट है उसमें और वो हमारे पास जो रेडिएशन दे रहा है वो हमारे पास ब्लू कलर का दे रहा है। तो इस वजह से डिफरेंट कलर जब देंगे तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट उसमें मौजूदगी का इशारा देंगे, जो कि हमारे पास फ्लेम टेस्ट की एक खसूसियत है। तो ये था हमारे पास फ्लेम टेस्ट ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने मेनली फोकस किया है फर्स्ट ए के एलिमेंट, सेकंड ए के एलिमेंट को और ट्रांजिशन एलिमेंट को भी हमने फोकस किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स थी, हमने उनको भी जो है ना डिस्कस कर लिया है। साथ में मैग्नीशियम और बेरिलियम के बारे में भी हमने जो है ना डिस्कशन किया है इसमें, कि वो हमारे पास फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लेम टेस्ट कॉन्सेप्ट। सो इसको हर एक कॉर्नर से मैंने टच दिया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट और ये जो जितने भी हमने कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए ये आपको पसंद आए होंगे। और इस सफर में, इस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के कोर्स को कवर करने के सफर में आप मेरे साथ रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं अपनी भी जो है ना अपनी स्टडी खुद इसमें इंक्रीज लाऊंगा और आपको भी जो है ना स्टडी करने के लिए बहुत सारी मटेरियल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मजीद लेक्चर भी हम देंगे और उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।